करेंगे यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की स्कूल में साफ सफाई को लेकर एक आई रिपोर्ट को, और उसके चलते कोरोना काल में किस तरीके से हमारे स्कूल या वहां पर पढ़ने वाले बच्चों पर खतरा हो सकता है अगर इन समस्याओं के बिना स्कूलों को वापस रीओपन किया जाता है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है ये दुनिया में लगभग बताती है कि 82 करोड़ बच्चों के पास स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और दूसरी संक्रामक बीमारियों के खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि दुनिया में हर 5 में से 2 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी नजर आई है। ये रिपोर्ट इसलिए बेहद खास हो जाती है कि जब हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों में स्कूलों को दोबारा से खोलने की कोशिश या फिर चर्चाएं चल रही हैं। तो हमें समझना होगा कि वाकई स्कूलों को खोलने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है और ये स्कूल बच्चों में कोरोना संक्रमण के लिए किस तरीके से खतरनाक हो सकते हैं। इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह जो कि यूनिसेफ से हैं और इस जो आई है उसके बारे में बताएंगे। बहुत स्वागत आपका। वृंदा स्वरूप जी हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रही है। मैम बहुत स्वागत आपका। और कार्तिक मेनन हमारे साथ हैं जो कि हेड है मेजरमेंट और एवल्यूशन प्रथम एनजीओ से। बहुत स्वागत कार्तिक आपका भी। प्रतिभा जी शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट असल में क्या है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं और क्या फाइंडिंग है। जी, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम एक तरह का साझा अनुश्रवण कार्यक्रम है विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का, और इसमें जो है हर एक विश्व में जितने भी देश हैं इनकी एक कंपैरेटिव असेसमेंट किया जाता है। इनका एक तुलना की जाती है कि स्वच्छता और पेयजल की जो स्थिति है स्कूलों में, और जहाँ तक बात करते हैं हैंड वॉशिंग फैसिलिटी या हाइजीन की, तो इसकी स्थिति की तुलना की जाती है विभिन्न देशों के बीच में, और उसके आधार पे ये रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है। और ये रिपोर्ट में पहले सिर्फ पेयजल और स्वच्छता के पैरामीटर्स कवर होते थे जो कि कम्युनिटी और हाउस होल्ड लेवल पे होते थे, घरों के लेवल पे होते थे, लेकिन सन 2018 से इसमें स्कूल के पैरामीटर भी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि स्कूल स्वच्छता और पेयजल की उपस्थिति का बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो उनका परफॉर्मेंस है और उनका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत ही व्यापक रूप से एक प्रभाव होता है। तो इसलिए जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम में इसको एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। और यदि अगर आजकल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम, जो कि हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये कोरोना जो महामारी के रूप में उपस्थित है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेयजल और स्वच्छता जो स्कूल में जो ये फैसिलिटीज़ है और स्कूल में जो हाथ धुलाई का बच्चों के बीच में व्यवहार है, बाकी जो स्वच्छता की आदतें, उसमें एक प्रमुख उसका एक स्थान है ताकि हम अपने आप को महामारी से बचा सकें। जो स्कूल अगर खुलने के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं कि फिर से स्कूल की एक नॉर्मल फंक्शनिंग रिज्यूम हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये महामारी से बचने की भी बहुत आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं जो स्वच्छ पेयजल और हाथ धुलाई की सुविधाएं और सुरक्षित शौचालय की सुविधाएं, इन सब का प्रमुख एक स्थान है। इसीलिए जो जेएमपी की रिपोर्ट जब इस साल 2020 में आई है, इसने कहीं ना कहीं हम लोग ने नाम दिया है कि ये कोरोना के पर्सपेक्टिव में किस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो जेएमपी का जो इसके लिए जो डेटा लिया जाता है, ये भारत में उपस्थित जो यूडाइस का सर्वे होता है, जो वार्षिक सर्वे है, और एक बहुत ही व्यापक स्तर पे एक बहुत ही अच्छा सर्वे जी पूरे देश में किया जाता है हर साल। उसके आधार पे इस डेटा सेट को भी लिया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हम 2016 में, उसका डेटा सेट भी जेएमपी के रिपोर्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा इस रिपोर्ट में, जो मोटे तौर पर मैं देख पा रहा था, करीब 82 करोड़ बच्चे हैं जहां पर स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और ये बहुत अहम हो जाता है ये पॉइंट जब हम कोविड में संक्रमण को रोकने की दिशा में जो हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं उसके लिए। क्या ये अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही तरह की सिचुएशन दिख रही है, या अफ्रीका, एशिया, यूरोप कुछ फर्क है इन देशों में, इस रीजन्स में? जी, आप बहुत सही आपने मुद्दा उठाया। ये एवरेज जो कहते हैं ना हम, एक तरह से कि यदि हम एवरेज लें तो कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है,
तो जो ये संख्या आपने अभी अभी बताई है, ये इसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज हैं, इसमें बहुत फर्क है। तो कुछ देश जो कि इकोनॉमिक रूप से बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, जो हम कहेंगे डेवलपिंग देशों की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पे सचमुच में ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वहाँ बहुत ही व्यापक स्तर पे स्कूलों में हाथ धुलाई की सुविधाओं की कमी है। लेकिन यदि हम भारत की बात करेंगे तो हमारे यहाँ लगभग काफ़ी स्कूलों में हाथ धुलाई की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करेंगे तो अभी हमारे पास लगभग आधे ग्रामीण स्कूल इस तरह के हैं जिनमें कि हाथ धुलाई की कोई ना कोई फैसिलिटी अवश्य है, और साबुन और हाथ धोने के लिए पर्याप्त जल की भी उपस्थिति है। ओके वृंदा मैम, जिस तरीके से अगर मैं इस रिपोर्ट को देखूं और दुनिया भर के देशों को देखूं, तो सबसे पहले दुनिया में कई देश, मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 17 देशों में स्कूलों को रीओपन करने की तरफ कदम बढ़ाने की बात हो रही है। 7 ऐसे देश हैं जिनमें कुछ शहरों में स्कूलों को खोला भी गया, हालांकि संक्रमण वहां पर बढ़ा। ये रिपोर्ट कहीं न कहीं बहुत अहम हो जाती है और ये बताती है कि जल्दबाजी में स्कूलों को खोलना खतरे से खाली नहीं है, और अगर हम खोलते हैं तो दुनिया भर में ये जो आंकड़े हैं ये कहीं बच्चों को इस संक्रमण की दिशा में धकेलते हुए प्रतीत होंगे। बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने कहा है कि ये स्कूल खोलने की जो निर्णय पे इसका प्रभाव पड़ता है इस रिपोर्ट का, वो बहुत एक कॉशन की तरफ आपको ले जाता है। और वजह ये है कि एक तो जैसे प्रतिभा जी ने कहा, स्कूल की सुविधाएं भले बढ़ गई हो, मगर अभी भी जिसको कहते हैं अश्योर्ड वाटर सप्लाई या पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई, वो नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपने साधारण स्थिति के लिए बनाया है। और अब जो आप हैंड वॉशिंग पे जो अब अहमियत आ गई है, उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं बैठेगा, क्योंकि ये नहीं कि बच्चे कभी कभी हाथ धोने वहां जाते हैं। आप जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा, आप उसको हाथ धुलवाना चाहिए। जब वो जाता है उस तब भी धुलवाना चाहिए। स्कूल के रहते हुए दौरान भी उसको समय समय पर हैंड वॉशिंग उसको करनी पड़ेगी अगर उसको सुरक्षित रखना है, और उसके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। तो ये जो प्रेशर एक तरह से स्कूल के हैंड वॉशिंग और स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा, ये अभी भी एक चैलेंज है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इवन इन प्राइवेट स्कूल्स ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी साधारण समय के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, मगर अगर आपको कोरोना के दौरान तो आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा हैंड वॉशिंग अलोन के लिए। और दूसरा बिंदु इसमें यह है कि बच्चों की कितना डिसिप्लिन है इस चीज को मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, जो हम बेसिक प्रिकॉशन, मास्क वेयरिंग। तो बच्चे बड़े, अगर मैं उनको दो भागों में भी बांट दूं कि बड़े बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन हैं, ज्यादा समझते हैं, सो परहैप्स 9वीं से ऊपर की जो क्लासेस हैं 12वीं तक, वहां पे आप फिर भी किसी स्टेज पे विचार कर सकते हैं। मगर जो छोटे बच्चे हैं जो 8वीं तक पढ़ते हैं, उनमें ना तो इतना डिसिप्लिन आएगा और इतने देर से वो अपने मित्रों से, क्लासमेट से दूर रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप स्कूल खोलते हैं तो उनका एक दूसरे से मिलने में, गपशप करने में, थोड़ी बच्चों की खेल कूद आपस में होती है, तो वो प्रोपेंसिटीज अगर बढ़ जाएंगी तो फिर भी आपको इसका संक्रमणीय रोग का एक तरह से आप इनवाइट कर रहे हैं। तो मेरा तो अपना राय है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भी, और जो हम देख रहे हैं अपनी स्थितियां स्कूलों की, इस वक्त मेरा ख्याल है स्कूल खोलने के मैं तो पक्ष में नहीं होंगी। मगर ये है कि हाँ, बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई की भी बहुत अहमियत होती है, बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, उनका भविष्य उसमें स्टेक पे है, तो वहाँ डिसिप्लिन की हम अपेक्षा कर सकते हैं। और इसलिए उनके लिए हम किसी स्टेज पे स्कूल खोलना पे विचार कर सकते हैं। ओके कार्तिक, वाकई ये रिपोर्ट एक आम आदमी को चौंकाती है, क्योंकि जब ये नजर आता है कि दुनिया भर में हम जब बात करते हैं कि हम किस तरीके से हाईटेक हो रहे हैं, बच्चों को ई लर्निंग और न जाने क्या क्या नए संसाधन दे रहे हैं, और ऐसे में अगर दुनिया में
हर 5 में से 2 स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है पानी या हाथ धुलने को लेकर। तो अपने आप में दिखाता है कि जो सच है इन स्कूलों का वो कितना खतरनाक है या कितना चेतावनी भरा दिखता है। और ये तब ज्यादा बड़ा खतरा नजर आता है वाकई जब इस तरीके का संक्रमण का एक बड़ा, मैं कहूं कि टाइम फ्रेम हमारे सामने हो। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सब पैनलिस्ट की बातों से सहमत हूँ। और इस रिपोर्ट काफ़ी सही टाइम पे निकला है, क्योंकि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निकाल रहे हैं कि स्कूल को कैसे खोला जाए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए हमें जब बच्चों को वापस स्कूल लाएंगे। जाहिर बात है कि ये एनी टाइम सून नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए रूरल इंडिया में स्पेशली केसेस अभी बढ़े जा रहे हैं। मैं एक पॉइंट पे थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, जैसे रिपोर्ट में भी बोला है कि सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, पर एक माइंडसेट का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उस पे अभी बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। बच्चे अभी घर पर हैं, स्कूल क्लोजर है, पर पढ़ाई लिखाई अभी तक बंद नहीं हुई है। गवर्नमेंट्स ने अराउंड द कंट्री काफ़ी अलग इनोवेटिव टेक्निक से रिमोट लर्निंग शुरू किया है, और रिमोट लर्निंग के द्वारा वो ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं थिंग्स लाइक जो हैंड वॉशिंग के जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये अगर अभी से ही हम इंस्टिल करने लग जाएंगे तो जब स्कूल एक्चुअली खुलेंगे तब हमें लगता है कि पेरेंट्स, बच्चे और टीचर और प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। आई थिंक इस टाइम को थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर यूटिलाइज करें हम सब बच्चों और पेरेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ओके प्रतिभा, क्योंकि जब इस रिपोर्ट को हम रीजन वाइज देखना चाहें अगर, और जो फर्क दिखता है वो साफ है, जैसे कि आपने कहा कि एशिया रीजन या डेवलप और डेवलपिंग कंट्रियों के बीच का फर्क क्या है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई कि कुछ शहरों में स्कूलों को रीओपन किया गया, 70,000 के करीब बच्चों में संक्रमण की बातें सामने आ रही, वो कितनी सही हम नहीं जानते हैं। लेकिन यानी कि ये जो संक्रमण है और जो मूलभूत जरूरतें हैं, इसको अगर हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो खतरा हर रीजन और हर देश में उतना ही बड़ा है। जी जी, आपकी बात बहुत ही सही है। और ये आंकड़े भी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये यूएसए में ऐसा हुआ, फिर साउथ कोरिया में भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ, और बीजिंग में भी हुआ कि स्कूलों को एक बार रीओपन किया गया। और इस कॉन्फिडेंस के साथ सरकारों ने सोचा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बच्चे मास्क लगाएंगे और हाथ धुलाई समय समय पे करेंगे। परंतु ये सब सुविधाएं होने के बावजूद भी संक्रमण फैलता गया, क्योंकि जैसे वृंदा मैडम बहुत अच्छी बात बता रही थी और हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे कि बच्चे जब इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, आप किस हद तक उन्हें रोक सकते हैं कि वो अपने साथी से हाथ न मिलाएं। भाई बच्चों का तो खेलने का व्यवहार ही होता है, उनका व्यवहार बड़ों जैसा नहीं होता कि वो एक जगह सिमट करके बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि वो एजुकेशनल मटेरियल टच कर रहे हैं, पेन, पेपर, कॉपी, कोई गेम की एक्टिविटी है, उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। और मास्क के साथ भी आपको एक एक व्यक्ति को आप कितनी बार मॉनिटर कर सकते हैं, कितनी सख्ती कर सकते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण थे, और इसीलिए जो है इन सब देशों में स्कूलों को खोल करके एक बार दोबारा से बंद कर दिया गया। तो इसमें हमें बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत ही मतलब इस बात को लेकर के, जैसे वृंदा मैडम भी कह रही थी कि स्कूल खोलने का निर्णय इस प्रकार से सीधे सीधे नहीं लिया जाएगा। और हमारे देश में भी जैसा कि कहा गया था अभी थोड़े दिन पहले ही शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से कि सभी राज्य सरकारों से बात करके फैसला लिया जाएगा। तो ये बहुत अपने आप में उचित है, और थोड़ा समय देकर के फैसला ले तो ज़्यादा ही उपयुक्त है। जैसा कि दूसरे साथी भी बता रहे थे, श्री मेनन जी, की अभी हमें समय की उपयोग तैयारी करने के लिए करना चाहिए कि किस प्रकार से टीचरों को उनके बीच में ये व्यवहार लाया जा सके कि जब स्कूल खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, 2 गज दूरी बनाई रखी जा सके बच्चों के बीच में, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो हाथ धुलाई के स्थान पे हो, हैंड वॉशिंग पॉइंट पे, चाहे शौचालय में हो, या चाहे खाना खाने के डाइनिंग एरिया में हो। तो हर एक स्थान पे 2 गज की दूरी बना के रखनी है। क्लासरूम्स में हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हर एक बच्चे की जो सीटिंग होगी तो चारों ओर से एक बच्चे के 2 गज की दूरी बन सके दूसरे बच्चे के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत व्यापक तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसके लिए अलग अलग राज्य सरकार जो है उन्होंने ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट कर ही दिया है। सभी राज्य सरकारें इसकी तैयारी में लगी हुई हैं, और अभी क्योंकि ऑनलाइन साधन उपलब्ध हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग्स हो रही हैं,
विभिन्न राज्यों में, और यूनिसेफ भी साथ में सहयोग कर रहे हैं। और इसमें अलग अलग राज्यों के शिक्षा विभाग जो है वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की एक तैयारी हो सके। यदि खोलने की बात करनी है तो स्कूलों में एक चेकलिस्ट के आधार पे ये ध्यान रखा जा सके, ये सुनिश्चित कर सकें कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनके पास क्या संसाधन उपलब्ध है। यदि हम हाथ धुलाई की बात करेंगे, क्या वहाँ पे साबुन की व्यवस्था है, पानी लगातार आता है स्कूलों में या नहीं आता है। और जैसा कि वृंदा मैडम कह रही थी कि प्राइवेट स्कूल में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता है, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो ये सारे मुद्दों पे एक तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बच्चों में इस तरह के व्यवहारों को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन इतना आसान नहीं है कि हम ट्रेनिंग कर दी और व्यवहार परिवर्तन हो गया। ये तो एक रोज निरंतर इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये आने में समय लगेगा, परंतु ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है, यूनिसेफ ने भी इसे ग्लोबली इसे रिकॉग्नाइज किया है कि जीवन की सुरक्षा भी आवश्यक है। और ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो शैक्षणिक उपलब्धताएं हो रही हैं बच्चों की, और कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके बीच में वो भी रुकना नहीं चाहिए, और लर्निंग बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए कोरोना के दौर में। वृंदा जी, मैं अगर इसका पहला पहलू देखता हूँ कि संसाधनों की कमी है, पानी की दिक्कत है, या फिर वर्ल्ड वाइड है, जैसे कि कहा प्रतिभा जी ने कि भारत में जो स्थिति है वो बाकी दुनिया से काफी बेहतर नजर आ रही है और काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मैं अगर इस एक एस्पेक्ट को छोड़ भी देता हूँ तो कितना बड़ा चैलेंज है कि रीओपन करना वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में स्कूलों को, और जो बच्चों की टेंडेंसी होती है खासतौर पर 8th से 9th क्लास तक के बच्चों की, उनकी उस टेंडेंसी को मिलने की, बातचीत करने की, एक साथ बैठने की, उसको हम रोक पाएंगे? इसीलिए मेरी राय तो यही है कि आप स्कूल नहीं खोल पाएंगे। मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया था, फिर भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चों का जो व्यवहार होता है, जो उनका स्वभाव होता है, वो आप किस हद तक उसको आप डिसिप्लिन कर पाएंगे, ये बहुत संभव नहीं है। और जब इसको देख के मेरी राय में तो 2 कदम बहुत जरूरी हैं, जो राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को इस पर सोच लेना चाहिए, और आई एम श्योर सोच भी हो रहा होगा। ये तो 1-1 महीने का हम बढ़ा रहे हैं स्कूल क्लोजर, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है शिक्षा के जगत में। ये हमें ऐसी रिपोर्ट्स और जो बाकी जानकारी भी आई एम श्योर सरकारों को मिलती है, और उनके पास तो व्यवहारिक स्थिति भी उनके पास उपलब्ध है। तो एक बड़ा क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि मान लीजिए कि दिसंबर तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे, जो में स्थिति हम लोगों को इस वक्त दिख रही है। मेरी तो संस्तुति यही होगी कि एक बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन आना चाहिए। उसमें फिर जो ये प्रतिभा जी बात कह रही थी, और कि उसमें फिर स्कूल्स अपने ओरिएंट करके, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं जो, या अन्य तरीकों से बच्चों से संपर्क करके उनकी पढ़ाई टूटे ना बीच में, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वो फिर एक स्टेडी स्ट्रीम पे और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलती रहेगी। ये जो 1-1 महीने का बढ़ाव हो रहा है, इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हो रही है। SOPs बना के रख सकते हैं, कैसे अगर स्कूल खुलेगा, कैसे चलाएंगे, मगर ये भी स्पष्टता बहुत जरूरी है सिस्टम में कि हम फला तारीख तक स्कूल नहीं खोलेंगे। और बहुत बड़ा हमारा देश है, हमारे पास जितने स्कूल हैं, आई थिंक 14-15 लाख तो हमारे पास स्कूल हैं ऑलरेडी। तो इतने 200 आई थिंक 40 करोड़ बच्चे हैं उसमें, तो इतने बड़ी व्यवस्था को आप संभाल नहीं सकते। इसमें अनसर्टेनिटी भी पैदा नहीं करनी चाहिए, स्पष्टता रहनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि विचारणीय है लोगों के लिए जो इन बातों में निर्णय लेते हैं, कि जो बड़े क्लासेस हैं, मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात कर रही हूँ, इसमें जो प्रेशर रहता है वो जो स्कूल के बोर्ड का इम्तहान होता है उसका प्रेशर रहता है। और ये पढ़ाई कितनी भी आप ऑनलाइन करा लें, हम जितनी भी व्यवस्थाएं करा लें, बहुत से बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं।
बहुत से बच्चों को पूर्ण रूप से हम उतना नहीं पढ़ा पा रहे जो हम रेगुलर स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्कूल बोर्ड्स को भी निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए कि इस साल हम एक ट्रंकेटेड, एक संक्षिप्त करिकुलम पे असेसमेंट 10वीं में और 12वीं में करेंगे। तो इससे बड़ा प्रेशर भी हटेगा, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई उतनी मात्रा तक नहीं हो सकती, उतनी मात्रा तक हो सकती है, मगर अगर आप बहुत व्यापक पढ़ाई चाह रहे हैं जो आप नॉर्मल कोर्स में चाहते हैं, उस पे अभी एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि हम उसको कोर्स को भी थोड़ा संक्षिप्त कर दें, और उस बेसिस पे बच्चों पे भी प्रेशर कम होगा, स्कूल्स भी व्यवस्था बेहतर कर पाएंगे, और आप असेसमेंट भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं जो शासन को सोचने चाहिए, और अस्थिरता की स्थिति जो है उसको हटानी चाहिए। कार्तिक, जो वृंदा जी कह रही है, एक तो मैं चाहूंगा उन सुझावों पर आपकी राय, और दूसरा क्योंकि दुनिया भर में कुछ देशों ने जरूर इसके एग्जाम्पल सेट किए जहां पर अगले 3 महीने या 6 महीने को लेकर अनाउंसमेंट अभी से कर दिया गया है। और साफ तौर पर बहुत अहम ये भी हो जाता है कि हम नौनिहालों पर जो मेंटल प्रेशर है, स्कूल कब खुलेगा और खुलेगा, तो एक फियर फैक्टर के साथ उन्हें जाना होगा, इसे भी हमें बहुत अहम देखना होगा, और इसको दूर करने के लिए किस तरीके के प्रयास हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे बिंदा जी ने बताया, कंप्लीटली एग्री करते हैं हम। केन्या ने एक्चुअली इस साल को कैंसिल कर दिया स्कूल ईयर को। उन्होंने स्कूल ईयर को इसे 0 माना गया है, जिससे वो अनड्यू प्रेशर ना आए, क्योंकि ये अनसर्टिनिटी रहती है कि अब बस स्कूल खुलेगा 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 और फिर खुलता नहीं है, तो फिर उत्सुकता बढ़ जाती है, लोगों को पता नहीं है कि नेक्स्ट आने क्या वाला है। वैसे ही इतनी अनसर्टिनिटी है इस डिजीज के साथ, अब स्कूल के साथ भी अनसर्टिनिटी हो तो और भी टेंशन होता है घर पे। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि इस महामारी से पहले भी एक लर्निंग क्राइसिस जरूर था इंडिया में। असर सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो हर साल निकलता है, उसमें लगातार ये बोला गया कि 50% बच्चे स्टैंडर्ड 5 में स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट पढ़ नहीं पाते थे। ये काफी शोज पे, रिपोर्ट्स पे गवर्नमेंट के साथ काफी शेयर किया और इस पे काम भी हुआ है, पर ये स्थिति थी महामारी के पहले। अब ये पूरा जो स्कूल क्लोजर अभी हुआ है वो कम्प्लीटली अनप्लान्ड था। हम काफी रिसर्च भी कहता है कि प्लान्ड स्कूल क्लोजर, जैसे गर्मी की छुट्टी के बाद लर्निंग लॉस जरूर होता है क्योंकि इतना रेगुलर पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, और अब ये काफी टाइम के लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि स्कूल खुले नहीं है और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई लिखाई इतनी हो नहीं रही है। जैसे वृंदा जी ने बोला कि सबके काफी इनोवेटिव तरीके शुरू हुए हैं, इंटरनेट व्हाट्सएप के थ्रू पोर्टल्स है, दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पर ये अपने में ही एक थोड़ा लिमिटिंग है क्योंकि सबके पास ये फैसिलिटीज है नहीं। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो छूट भी रहे हैं। तो हम जाहिर बात है जब स्कूल जब भी खुलेगा, 6 महीने बाद हो 2 महीने बाद हो, तो एक लर्निंग क्राइसिस हमारे सामने होगा, और उसे काउंटर करने के लिए अभी तैयारी अगर शुरू हो जाए, और अलॉन्ग विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ये हेल्थ के बारे में, तो आई थिंक वील बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर जो अगला एकेडमिक ईयर आएगा। ओके, प्रतिभा, आपकी राय? जी हाँ, मैं पूरी तरह से कार्तिक जी के साथ सहमत हूँ, और वृंदा मैडम के साथ भी, कि कहीं ना कहीं इस पे सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। लर्निंग के साथ साथ अभी कुछ ऐसे निर्णय भी सुनने में आ रहे, क्योंकि मेरी खुद की बेटी भी इस साल 12th में है, तो जो स्कूल अथॉरिटीज से पता लग रहा है, सीबीएसई के भी निर्णय हुए हैं कि सिलेबस में कई हिस्सों में उन्होंने कमी करी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो जैसे मैडम बता रही थी कि छोटे बच्चों के साथ में बहुत चैलेंज आ रहा है, खास करके जो बच्चे 6ठी कक्षा के नीचे हैं उनके बीच में वर्चुअल लर्निंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे हैं, शहरी क्षेत्रों में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, स्लम एरिया में, उनके बीच में ऑनलाइन और वर्चुअल लर्निंग जो है अपने आप में चैलेंजिंग है, और इसीलिए आवश्यकता है कहीं ना कहीं इसके पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कि लर्निंग भी बच्चों की बनी रहे, साथ वो सीखते भी रहें, पढ़ते भी रहें, लेकिन उनके ऊपर ये मेंटल बर्डन हटाया जा सके। तो इसके लिए व्यापक रूप से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी तरह से एक प्ले वे मेथड जिसे भी बोलते हैं कि फन लर्निंग वे में उनको कोरोना से जुड़े हुए जितने व्यवहार हैं, चाहे मास्क का प्रयोग हो, हाथ धुलाई की बातें हो, और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी ज़रूरी है, उसके बारे में भी उन्हें ओरिएंट करना है, बट इन अ वेरी प्लेफुल मैनर। ओके, वृंदा जी, एक आखिरी मैं चाहूंगा कमेंट आपका, क्योंकि
जब हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में भी देख रहे हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों में देख रहे हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं और हमारे देश में भी हम अलग तरीके के मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी मॉडल बेस्ट नहीं होता है और सुधार या बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन इससे पहले जब मैं कहूं कि महामारी का दौर दुनिया ने देखा है, क्या वहां से कुछ हम सीख सकते हैं और उस वक्त की कुछ गुड प्रैक्टिसेस अगर रही हो जो आज के दौर में हम इम्प्लीमेंट कर पाए? देखिए, हमारे अपनी कंट्री में बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिनका हम लोग प्रयोग और व्यापक रूप से इस पैंडेमिक के दौरान तो हमारे सामने शिक्षा का चैलेंज है उसमें हम यूज कर सकते हैं। मुझे जानकारी है कि दूरदर्शन की जो चैनल्स हैं जो पढ़ाई के संबंधित हैं, ऑल इंडिया रेडियो की चैनल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले भी हमने बहुत यूज करी हैं रिमोट एरियाज में शिक्षा पहुंचाने के लिए। इनको सबको रिवाइव किया जा रहा है, इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इस पे और अनेक कार्यक्रम सब एज ग्रुप्स के लिए रखे जा रहे हैं। तो इसको तो बढ़ावा देना चाहिए और ये इंटरनेशनली भी ये बड़ी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। और हमारे एक चीज और थी जो हमारा जैसे नेशनल ओपन स्कूल है, तो हमारे यहाँ अभी जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि रेडियो और जो हमारा डाकिया है ये अभी भी काम कर रहा है। तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भी हम ओपन स्कूल में बहुत सारा मटेरियल्स बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं वो फ्यू एंड फार बिटवीन होते हैं, जो अभी भी संभव है। आप किसी स्कूल में सैटरडे संडे को कुछ बच्चों को बुला के उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस जहाँ बच्चे अपना क्लैरिफिकेशन ले सकें, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनको हमको रिवाइव करना है। और अगर ये सिग्नल स्पष्ट हो जाएगा कि हम मान लीजिए दिसंबर तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो स्कूल्स को ये वैकल्पिक सिस्टम्स अपने बनाने पड़ेंगे और ये आसानी से लागू भी हो सकते हैं। इसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं। अब टेक्स्ट बुक्स हैं, इस साल की टेक्स्ट बुक्स हम सरकारी स्कूलों में फ्री बांटते हैं, तो वो बाय डाक आप सब जगह पहुंचा सकते हैं या पेरेंट्स को टर्न बाय टर्न बुला के उनको दे सकते हैं। फिर आप कुछ कॉन्टैक्ट आवर्स बनाइए बच्चों के, जब कुछ ही बच्चे आपके स्कूल में संपर्क करें। मेरा अपना राय है कि अध्यापकों को, क्योंकि ये गांव में ही रहते हैं या जहाँ पे स्कूल है उसके पास ही उनकी तैनाती होती है, रहते हैं, रेजिडेंस होती है, वो लोग जाके संपर्क कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा, बजाय बच्चा स्कूल को आ रहा है, अध्यापकों को भी रोटेशन बच्चों को कांटेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो उनकी पढ़ाई, बिकॉज इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे साथी ने कि एक्चुअली बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो रिलैप्स कर जाते हैं, उनकी जो लिटरेसी होती है उससे वो स्लिप कर जाते हैं पीछे, अगर आप उसको बनाए ना रखेंगे शिक्षा का संपर्क उनसे। तो अध्यापकों का भी रोल बदल सकता है। वो पूरी तनख्वाहें पा रहे हैं इस दौरान भी, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हैं, मगर कुछ है जहाँ ऑनलाइन के रीच नहीं हो पा रहा है, वहाँ अध्यापक भी संपर्क कर सकते हैं हाउसों से, बच्चों से, उनसे, और पूरे अपने प्रिकॉशंस के साथ, जो डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, वो सब रखते हुए भी बच्चों के साथ बैठ के वो उनको सपोर्ट दे सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए जैसे 6ठी तक क्लास तक बता रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज वो सब लैप्स कर जाएंगे। एज इट इज एक लर्निंग क्राइसिस गुणवत्ता का था, सीख का था, मगर वो हमको बहुत पिछड़ जाएंगे अगर हम ये संपर्क नहीं बनाए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समझाने के लिए कि असल में यूनिसेफ और WHO की ये रिपोर्ट जो दुनिया भर के स्कूलों को लेकर कही गई है, इशारा क्या कर रही है।